स्वागत है आज की करंट अफेयर क्लास में। आज का प्रथम प्रश्न है, WHO ने मंकी पॉक्स का नया नाम क्या रखा है? ऑप्शन ए एम पॉक्स, ऑप्शन बी वी पॉक्स, ऑप्शन सी एम डिसीज, ऑप्शन डी मंकी फीवर। तो इसका ऑप्शन है मंकी पॉक्स का नया नाम बदलकर WHO ने एम पॉक्स कर दिया है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर कुछ डिसीज़ का नाम दे रखा है, मंकी पॉक्स, स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स बैक्टीरिया डिसीज़। यहाँ पर दोस्तों समझने वाली बात यह है कि चिकन पॉक्स में किसी प्रकार का फीवर, हेडेक या फिर स्वास्थ्य संबंधी समस्या नहीं होती, बस इसमें एक प्रॉब्लम होती है, स्किन की प्रॉब्लम। स्किन पे पिंपल निकल आते हैं लाल लाल, बहुत मोटे मोटे, इसको हम चिकन पॉक्स कहते हैं। मगर हमारा मंकी पॉक्स और स्मॉल पॉक्स में फ़ीवर बहुत बड़ी समस्या होती है और बहुत हद तक फीवर इंसान की जान भी ले लेता है। आज अभी WHO ने मंकी पॉक्स से संबंधित एमरजेंसी अलर्ट जारी किया था और इससे बहुत मात्रा में कहीं किसी देश में मौतें भी हुई हैं। ठीक है दोस्तों, आगे हमारा दे रखा है बैक्टीरिया बीमारियाँ होती हैं, प्रोटोजोआ बीमारी होती हैं, वायरस बीमारी होती हैं। बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियाँ जिसमें प्रमुख है हमारा ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं इसे। इसके बाद जो अन्य बीमारियाँ हैं, एंथ्रैक्स, टेटनस, निमोनिया, कोलेरा जिसे हम हैजा भी कहते हैं, ओके दोस्तों, और मेनिंजाइटिस। ये हमारी कुछ बीमारियां हैं जो कि बैक्टीरिया से होती हैं। ठीक है, इसके बाद प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारियां जो कि फेमस हैं। सबसे पहले इसमें मलेरिया आता है, इसके बाद पायरिया आता है, इसके बाद पेचिस जो कि लूज मोशन संबंधी बीमारी है, उसके बाद ब्लैक फीवर, काला जार आता है। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं यहाँ पर वायरस से होने वाली बीमारियाँ। वायरस से होने वाली बीमारियों में आपको पता है एड्स सबसे खतरनाक, सबसे विषाणु वाली, सबसे ज़्यादा फेमस बीमारी है। इसके बाद डेंगू, इसके बाद हमारा पोलियो, इसके बाद हमारा रेबीज, पीलिया जिसे हम हेपेटाइटिस कहते हैं। ये सब बीमारियां हमारी वायरस से होती हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं इसके बाद आगे WHO। जब हम WHO की बात करते हैं तो इसकी स्थापना 1948 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है। इसके वर्तमान में हेड टेड्रोस एनाथम है। ठीक है दोस्तों, इतना जानना काफ़ी है। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। प्रश्न नंबर 2, भारत की किस संस्था को यूनेस्को कंजर्वेशन अवार्ड मिला है? ऑप्शन ए छत्रपति शिवाजी महाराज संग्रहालय को मिला है, ऑप्शन बी डोमकोंडा फोर्ट को मिला है, बायकोला स्टेडियम मुंबई या फिर गोलकुंडा हैदराबाद। यहाँ पर जो यूनेस्को कंजर्वेशन अवार्ड प्रदान किया गया है भारत में, वो छत्रपति शिवाजी महाराज संग्रहालय को दिया गया है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। यहाँ पर दोस्तों कुछ यूनेस्को हेरिटेज साइट के बारे में बताया गया है। यूनेस्को हेरिटेज साइट की यदि हम बात करें तो कुल 3 साइट होती हैं यूनेस्को हेरिटेज साइट, जो कि प्रथम है कल्चरल, सेकंड है प्राकृतिक यानी नेचुरल, और थर्ड है मिक्स यानी कि मिश्रित। जो कल्चरल है वह मानव द्वारा बनाए गए ऐसे स्थान जो कि ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण हो, उसे हम कल्चरल में काउंट करते हैं। भारत में इसकी मात्रा 32 है। ठीक है दोस्तों, नेचुरल प्राकृतिक ऐसे साइट हैं जहाँ मानव का हस्तक्षेप कम होता है और प्राकृतिक प्रभाव ज़्यादा होता है, वे मानव के लिए बहुत अति महत्वपूर्ण होती हैं। ऐसे स्थानों को प्राकृतिक कहते हैं। ठीक है, इसकी संख्या भारत में केवल 7 है। दोस्तों, मिश्रित प्रकार की जो विरासत स्थल होते हैं यूनेस्को के, वे ऐसे होते हैं जिसमें मानव का भी कुछ मात्रा में हाथ होता है और कुछ मात्रा में प्रकृति का भी हाथ होता है। ये भारत में केवल एक ऐसी साइट है जो हमारा कंचनजुंगा सिक्किम है। ठीक है, तो कंचनजुंगा सिक्किम एकमात्र ऐसी मिश्रित यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जो कि भारत में है। टोटल साइट भारत में यूनेस्को की 40 हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा हमारी मिश्रित प्रकार की हैं 32, उसके बाद नेचुरल 7 हैं और मिश्र जो साइट है हमारी वो 1 है। टोटल हमारी 40 साइट है। लास्ट टाइम 2021 में हमारी 2 स्थानों को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में काउंट किया गया था। पहला है धोलावीरा जो कि गुजरात में है, एक इंडस सिविलाइजेशन साइट है, और दूसरा है रमप्पा जो कि हमारा एक टेम्पल है जो कि तेलंगाना में है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर जब हम दोस्तों यूनेस्को की बात करते हैं
तो यहाँ पर हमें पता होना चाहिए यूनेस्को की स्थापना 1945 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है, ठीक है दोस्तों। और इसके जो हेड है हमारे वो एंड्री एजोली है, ठीक है दोस्तों। चलते हैं आगे। तीसरा प्रश्न है हमारा, डूइंग बिजनेस इंडिया रिपोर्ट किसने जारी की थी? तो दोस्तों डूइंग, यहाँ पर इस प्रश्न के ऑप्शन ए UKIBC यानी यूनाइटेड किंगडम इन्वेस्टमेंट बिजनेस काउंसिल, सेकंड ऑप्शन है ऑप्शन बी नीति आयोग, थर्ड ऑप्शन है ऑप्शन सी वर्ल्ड बैंक और फोर्थ ऑप्शन है ऑप्शन डी WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो डूइंग बिजनेस इन इंडिया रिपोर्ट जारी करी है ऑप्शन ए यूनाइटेड किंगडम इन्वेस्टमेंट बिजनेस काउंसिल ने, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं। यहाँ पर दोस्तों कुछ यूके से संबंधित करंट अफेयर की बात करते हैं। तो यूनाइटेड किंगडम से संबंधित करंट अफेयर हैं। अभी वहाँ पर लिज ट्रूस प्रधानमंत्री थी, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, जिसके स्थान पर अब इंडिया ओरिजिनेटेड ऋषि सुनक प्रधानमंत्री PM बने हैं, ठीक है दोस्तों। इसके दूसरा जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है वो ये है कि इंडिया UK एक स्पेशल स्कीम चलाई है, इंडिया ने UK ने आपस में मिलकर, उसको कहा गया है UK इंडिया यंग प्रोफेशनल स्कीम, जिसके तहत प्रोफेशनल यंग इंडियन इंग्लैंड में जाके काम कर सकते हैं, वीज़ा प्राप्त कर सकते हैं। सेकंड जो इम्पोर्टेंट है दोस्तों वह UK की क्वीन एलिजाबेथ, जो हमारी 96 वर्ष की थी, उनका देहांत हो गया। क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय, ठीक है दोस्तों, इनका देहांत हो गया है। और अब ये जो अब तक लास्ट 96 वर्ष तक ये 70 साल तक इंग्लैंड की महारानी के रूप में इन्होंने इंग्लैंड में सेवा दी थी, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं। यहाँ पर कुछ रिपोर्ट दे रखी हैं, ये रिपोर्ट हम देखेंगे। ये रिपोर्ट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ये रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट जो जारी करता है वह है हमारा वर्ल्ड बैंक, ठीक है दोस्तों। वर्ल्ड बैंक हमारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट जारी करता है। और 2021 में इसने जो रिपोर्ट जारी करी थी उसके अनुसार भारत की रैंकिंग 37वां स्थान था, ठीक है दोस्तों। इसके बाद दूसरी है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट UNDP जारी करता है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स दोस्तों, ग्लोबल हंगर इंडेक्स एक US बेस्ड संस्था है जिसे हम कहते हैं IFPRI, ठीक है दोस्तों, IFPRI IFPRI ग्लोबल हंगर इंडेक्स जारी करता है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद है हमारा वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट हमारा वर्ल्ड बैंक जारी करता है। इसके बाद है हमारा एनर्जी रिपोर्ट और लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट। एनर्जी रिपोर्ट और लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर फ्लोरा एंड फौना जारी करता है। इसके बाद है हमारा ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग रिपोर्ट। ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग रिपोर्ट हमारा FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जारी करता है दोस्तों। इसके बाद है हमारा ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। जो ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट है वो हमारा जारी करने वाली संस्था IMF है, ठीक है दोस्तों। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है जो कि हमारा ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट जारी करता है। इसके अलावा यही वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट भी जारी करता है, ठीक है दोस्तों। ये दोनों रिपोर्ट हमारा IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जारी करता है जिसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद हमारा वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट है US बेस्ड एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट नेटवर्क है जिसे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क कहते हैं, वो हमारा वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जारी करता है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद हमारा ग्लोबल कॉन्टिन्यूस रिपोर्ट जारी करने वाली संस्था वो जो है वो है WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है दोस्तों। इसके बाद हमारा ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट और ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स दोनों की दोनों मिला के कौन सी संस्था करती है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है दोस्तों। इसके बाद है हमारा ट्रैवल एंड टूरिज्म कंपटीशन रिपोर्ट। ट्रैवल एंड टूरिज्म कंपटीशन रिपोर्ट भी हमारा WEF
यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ही जारी करता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अब हम करेंगे ग्लोबल करप्शन रिपोर्ट की बात। तो ग्लोबल करप्शन रिपोर्ट कौन जारी करता है? एक संस्था है ट्रांसपेरेंसी इंस्टीट्यूशन। तो ये ट्रांसपेरेंसी इंस्टीट्यूशन एक संस्था है जो कि ग्लोबल करप्शन रिपोर्ट जारी करता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हमारा नेक्स्ट और लास्ट आ जाता है वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट UNCTAD 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 एक UN रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है। ये वर्ल्ड में वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट जारी करता है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अभी हाल ही में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का नया CEO MD किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए सुंदरमन रमामूर्ति, ऑप्शन बी PT उषा, ऑप्शन डी डॉक्टर देविका मलिक, ऑप्शन डी TG सीतारमन। तो यहाँ पर दोस्तों आपको पता होना चाहिए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो कि भारत का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है, उसको जारी करने वाली संस्था जो उसका CEO MD ऑप्शन ए सुंदरमन रमामूर्ति को नियुक्त किया गया है। ठीक है दोस्तों, PT उषा, यहाँ पर PT उषा जो है उनको अभी हाल ही में इंडिया ओलंपिक एसोसिएशन का प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है। इसके बाद हमारी जो डॉक्टर देविका मलिक हैं, देविका मलिक को दोस्तों यहाँ पर दीपिका यहाँ पर ऑप्शन में यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर दीपिका मलिक होना चाहिए। दीपिका मलिक को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है निक्षय मित्र का। ठीक है दोस्तों, इसके बाद जो हमारा TG सीतारमन है उनको चेयरमैन बनाया गया है AI ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन का। ठीक है दोस्तों, तो ये चारों के चारों इंपॉर्टेंट है, इनकी हाल में ही नियुक्ति हुई है। ओके, इन चारों को आपको याद करना चाहिए। इसके बाद कुछ और नियुक्तियाँ भी हैं, उन्हें भी हम साथ साथ देख लेते हैं जो कि अभी हाल में ही चर्चा में रही हैं। पहली है विनीत कुमार की। तो सर विनीत कुमार को CEO ऑफ KYIC का CEO बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, तो खादी विलेज इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन। ठीक है दोस्तों, इसका CEO बनाया गया है विनीत कुमार को। इसके बाद आता है दूसरे नंबर पे सूर्य कुमार यादव। ठीक है, सूर्य कुमार यादव जो हैं, सूर्य कुमार यादव को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है अर्बन गुरु का। इसके बाद है रोमल शेट्टी को CEO बनाया गया है डिलोइट का। इसके बाद है MS धोनी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है नेवीटेक का। इसके बाद है संध्या देवनाथन का ब्रांड एम्बेसडर, संध्या देवनाथन जो कि अभी फेसबुक कंपनी मेटा की CEO नियुक्त की गई हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद है अरुण गोयल को अभी इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया नियुक्त किया गया है। इसके बाद है अरुण कुमार सिंह को चीफ ऑफ ONGC नियुक्त किया गया है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर हमारा प्रश्न है भारत की प्रथम साइंस डॉक्यूमेंट्री जो कि संस्कृत में बनी है का नाम क्या है? ऑप्शन ए यानम, ऑप्शन बी बहादुर, ऑप्शन सी अगुंतक और ऑप्शन डी मिथ्या। तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए है वो इसका सही आंसर है यानम, जो कि इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल गोवा में हो रहा है, उसमें दिखाई जाने वाली प्रथम ऐसी साइंस फिल्म है जो कि संस्कृत में दिखाई जा रही है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। इसमें दोस्तों कुछ करंट अफेयर की न्यूज़ हैं। होमर जो कि अभी हाल ही में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अकॉर्डिंग वर्ड ऑफ द ईयर 2022 डिसाइड किया गया है। ठीक है, इसके बाद है वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसकी स्थापना अभी हाल ही में जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी ने की है। ठीक है, इसके बाद है कटक वाली यात्रा तब फेमस में हुई जब इसने वर्ल्ड गिनीज रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया, क्योंकि यहाँ पर विश्व की सबसे ज़्यादा संख्या में नावें चलाई गई थी। ठीक है दोस्तों, इसके बाद है लचित बर्फुकान। दोस्तों लचित बर्फुकान हमारे असम राज्य के अहोम साम्राज्य के सेनापति थे और वर्तमान में इनकी सन 2022 में 400वीं बर्थ एनिवर्सरी मनाई गई है। इसके बाद
प्रसार भारती खबरों में था। प्रसार भारती में सेलिब्रेट किया गया है इसका सिल्वर जुबली, जो कि इसे 25 वर्ष की इसकी स्थापना को होने पर सेलिब्रेट किया गया था। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आता है एक सोनजल उत्सव। सोनजल उत्सव भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में मनाया गया और जम्मू कश्मीर राज्य के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने इसे सेलिब्रेट किया था। इसके बाद आता है दोस्तों ओरापट्टी, अरिटापट्टी, इसमें स्पेलिंग मिस्टेक हो गई थोड़ी दोस्तों। अरिटापट्टी जो कि तमिलनाडु का प्रथम बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट है। अरिटापट्टी अभी न्यूज़ में था। ओके दोस्तों, इसके बाद आगे चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। भारत की प्रथम निजी यानी कि प्राइवेट लॉन्च पैड का नाम क्या है? अभी भारत में इसरो ने अपनी प्रथम प्राइवेट स्पेस एजेंसी को परमिशन दी थी। ठीक है, इसी प्रकार से भारत का प्रथम प्राइवेट निजी रॉकेट लॉन्च किया गया था। इसी प्रकार से भारत में प्रथम प्राइवेट लॉन्च पैड की शुरुआत की गई है, जो कि कौन सा है? ऑप्शन ए विक्रम एस है, ऑप्शन बी अग्निकुल कॉस्मोस है, ऑप्शन सी आर्टेमिस 1 है, ऑप्शन डी स्काई रूट है। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, यहाँ पर विक्रम एस जो कि हमारा प्रथम प्राइवेट रॉकेट था, जिसको हम विक्रम एस कहते हैं। ऑप्शन सी आर्टेमिस 1 जो कि नासा द्वारा छोड़ा गया एक मून पे नासा द्वारा छोड़ा गया एक रॉकेट था। ठीक है, ये अपने पहले तरह का एक रॉकेट था जिसे नासा ने छोड़ा था। इसके बाद ऑप्शन डी जो है स्काई रूट है, वह एक ऐसी स्पेस एजेंसी है, प्राइवेट स्पेस एजेंसी है, भारत की प्रथम प्राइवेट स्पेस एजेंसी जिसका नाम स्काई रूट है। इसमें जो ऑप्शन बी है अग्निकुल कॉस्मोस, वह भारत का प्रथम लॉन्च पैड है, प्राइवेट लॉन्च पैड है, जिसको इसरो ने सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा पे शुरुआत की है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम चलते हैं कुछ करंट अफेयर हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, इसमें RS-200 है। RS-200 अभी सुर्खियों में था, RS-200 अभी चर्चा में था। ये क्या इम्पोर्टेंट है, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है? RS-200 भारत में इसरो द्वारा लॉन्च किया गया रॉकेट है। RS-200 ये 200वीं उड़ान को दर्शाता है। ठीक है दोस्तों, ये रोहिणी सीरीज की श्रृंखला का एक भाग था। इसके बाद फ्लड हब आ जाता है दोस्तों। फ्लड हब जो एक प्लेटफॉर्म है जो कि लॉन्च किया गया है गूगल के द्वारा, और इससे पता लगाएगा कि किस क्षेत्र में फ्लड आने की संभावना है। इसको लॉन्च किया है गूगल ने। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आया PSLV C54। अभी ये इंपॉर्टेंट था, क्योंकि इसके द्वारा अभी हाल में OceanSat 3 उपग्रह को लॉन्च किया गया है। टोटल 9 उपग्रह को लॉन्च किया गया है। इसके साथ OceanSat 3 के साथ 2 और थे, आनंद, भूटान सेट तथा थाईबोल्ट। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। भारत विश्व का प्रथम फर्स्ट पैरा एस्ट्रोनॉट जो कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने आगे लाने की घोषणा की है, यानी कि विश्व का पहला विकलांग अंतरिक्ष यात्री जो कि स्पेस में जाएगा, उसका नाम आपका जॉन मैकफॉल है, और ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी के थ्रू स्पेस में जाएगा, और ये ब्रिटिश एथलेटिक्स था। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न और 7वां प्रश्न है कि इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का बेस्ट फिल्म ऑफ फेस्टिवल का गोल्डन पीकॉक अवार्ड किस फिल्म को मिला है? ऑप्शन ए नो एंड, ऑप्शन बी व्हेन द वेव्स आर गॉन, ऑप्शन सी चिरंजीवी कोनिडेल, ऑप्शन डी आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम्स। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर जो मूवी है ऑप्शन डी आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम्स, इसको इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का 53वां संस्करण जो कि गोवा में हो रहा है, उसका गोल्डन पीकॉक फॉर द बेस्ट फिल्म ऑफ द फेस्टिवल अवार्ड दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ओके दोस्तों, इसके साथ ही यदि हम बात करें कि नो एंड मूवी नो एंड, ये भी IFFI गोवा में ही दिखाई गई है और इसको सिल्वर पीकॉक का अवार्ड मिला है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद ऑप्शन बी मूवी जो है व्हेन द वेव्स आर गॉन, तो इसको स्पेशल जूरी अवार्ड का अवार्ड मिला है। ठीक है दोस्तों, स्पेशल जूरी अवार्ड। ओके, इसके बाद जो हमारा चिरंजीवी हैं, ये साउथ के बहुत फेमस एक्टर हैं और इनको इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 53वें सेशन का
इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर कुछ स्पोर्ट्स रिलेटेड करंट अफेयर हैं। सेबेस्टियन वेटेल जो कि एक फार्मूला 1 रेसर थे, इन्होंने अभी संन्यास की घोषणा कर दी है। 6 ATP फाइनल सिंगल टाइटल का खिताब नोवाक जोकोविच ने जीता है। अब ये ऐसा करने वाले रोजर फेडरर के बराबर की पदवी धारण कर चुके हैं। अतः 6 ATP फाइनल सिंगल टाइटल खिताब नोवाक जोकोविच ने जीता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हमारा 15वां एशियान एयरगन चैम्पियनशिप इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये साउथ कोरिया में खेली गई थी और इसमें 28 गोल्ड मेडल में से 25 गोल्ड मेडल केवल इंडिया ने अपने नाम किए हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद मोनिका बत्रा जो कि अभी हाल में बहुत चर्चा में थी। ये क्यों चर्चा में थी? क्योंकि ये पहली भारतीय वुमेन बन गई हैं एक ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली। जो कि एशियन टेबल टेनिस कप टूर्नामेंट हुआ था, उसमें एक पहली भारतीय महिला बन गई हैं जिसने कि एक मेडल, ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद है 72वां इंटर सर्विस वॉलीबॉल चैंपियनशिप जीता है आर्मी रेड टीम ने। ओके दोस्तों, ये जीता है आर्मी रेड टीम ने। ओके, इसके बाद हाईएस्ट रन रिकॉर्ड, ये अभी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। इसने किस व्यक्ति द्वारा बनाया गया है? ये तमिलनाडु के हैं नारायण जगदीश दास। ठीक है दोस्तों, नारायण जगदीश दास, इन्होंने अभी हाल में 277 रन बनाए हैं। ओके दोस्तों, ये किसी एक पारी में बनाए गए विश्व के सबसे अधिक रन है। ओके, 141 बॉलों में इन्होंने 277 रन बनाए हैं। ओके दोस्तों, ये जो खेल रहे थे मैच वो कौन सा गए थे? विजय हजारे ट्रॉफी। ठीक है, आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न 8वां प्रश्न है, विजय हजारे ट्रॉफी में किसने एक ओवर में 7 सिक्सेस मारकर विश्व रिकॉर्ड बनाया? ऑप्शन ए ऋतुराज गायकवाड़, ऑप्शन बी VS वंशज, ऑप्शन सी विराट कोहली, ऑप्शन डी नारायण जगदीशन। तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए है ऋतुराज गायकवाड़, ये हमारे विजय हजारे ट्रॉफी में खेल रहे थे और इन्होंने एक ओवर में 7 सिक्सेस। ठीक है दोस्तों, टोटल इन्होंने 9 बॉल को मिला के 43 रन मारे हैं एक ओवर में, जो कि अब तक का सबसे हाईएस्ट है क्रिकेट के इतिहास में। ठीक है दोस्तों, तो ऋतुराज गायकवाड़ हमारे प्रथम इंडियन ऐसे इतिहासकार, ऐसे क्रिकेटर बन गए हैं जो कि ए टाइप के क्रिकेट सीरीज में 7 सिक्सेस मारने वाले एक ओवर में प्रथम क्रिकेटर बन गए हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें जो दूसरा ऑप्शन है VS वंशज। VS वंशज बहुत इंपॉर्टेंट है। VS वंशज ने अभी हाल में गोल्ड मेडल जीता था यूथ वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में। देखिए दोस्तों, मेल वर्जन में बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल अभी तक हमारे हाथ नहीं लगा था। अब ये पहली बार हुआ है जब यूथ वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में हमारे किसी खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता है। इसके बाद हमारा जो डी है नारायण जगदीशन, मैंने आपको भी बताया था विश्व में सबसे अधिक रन मारने वाला रिकॉर्ड इन्होंने भी बनाया है नारायण जगदीशन ने। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आगे चलते हैं। आगे कुछ करंट अफेयर दी गई हैं आपकी। ओके दोस्तों, इसमें US यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल USIC इंटरनेशनल रेलवे स्पोर्ट्स एसोसिएशन टेबल टेनिस चैंपियनशिप है जिसने भारत प्रथम स्थान पर आया है। डेविस कप अभी हाल ही में कनाडा ने ऑस्ट्रेलिया को हरा के अपने इतिहास का अपना पहला कप डेविस कप जीता है कनाडा ने। ठीक है दोस्तों, वर्ल्ड कप मैन ऑफ द मैच 2022 दिया गया है आपका क्रिस्टियानो रोनाल्डो को। ठीक है दोस्तों, इन्होंने ये पहले ऐसे फुटबॉलर बन गए हैं जो कि 5 वर्ल्ड कप में, जिन्होंने 5 वर्ल्ड कप में स्कोर करा है, कोई गोल करा है। ठीक है, तो इनको मैन ऑफ द मैच का खिताब भी मिला है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। 9वां प्रश्न हमारा अगला प्रश्न, नई चेतना अभियान जिसे ग्रामीण विकास मंत्रालय ने शुरू किया है किससे संबंधित है? नई चेतना अभियान जो है वो ऑप्शन ए लिंग आधारित हिंसा से संबंधित है, रोजगार से संबंधित है, कौशल विकास से संबंधित है, या फिर ऑप्शन डी आत्मनिर्भरता से संबंधित है। तो इसमें आंसर ऑप्शन ए है लिंग आधारित हिंसा, यानी जेंडर बेस्ड जो डिस्क्रिमिनेशन है, जेंडर बेस्ड वायोलेशन है,
वायलेंस है उससे संबंधित हमारी नई चेतना अभियान। ये शुरू करा गया है ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा। ठीक है दोस्तों, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने हमारा नई चेतना अभियान शुरू करा है। ओके, चलते हैं अपने आगे। इसमें कुछ ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो कि अभी हाल में ही चालू किए गए हैं, ये इम्पोर्टेंट हो जाते हैं किसी तरीके से। ओके, यहाँ पर हम देखते हैं किसने शुरू करे हैं ये प्रोजेक्ट। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर जो प्रथम प्रोजेक्ट है रिहब प्रोजेक्ट, ये शुरू किया गया है KVIC यानी खादी विकास इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है दोस्तों, इसमें जो डिजिटल शक्ति है, डिजिटल शक्ति 4.0, ये शुरू किया गया है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन द्वारा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद जो हमारी उम्मीद स्कीम है, उम्मीद स्कीम की शुरुआत जम्मू कश्मीर में लेफ्टिनेंट गवर्नर ने की है। ठीक है दोस्तों, जम्मू एंड कश्मीर। ओके, इसके बाद जो हमारा अटल न्यू इंडिया चैलेंज है उसकी शुरुआत अटल इनोवेशन मिशन के तहत नीति आयोग ने की है। इसके बाद हमारा जो समृद्धि, ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों, समृद्धि जो स्कीम है, समृद्धि स्कीम दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने शुरू की है। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर का नाम VK सक्सेना है। ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी टैक्स एमनेस्टी स्कीम है। ओके, आगे चलते हैं। हरित आयकर इनिशिएटिव हमारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने शुरू करा है। ठीक है दोस्तों, हरित आयकर इनिशिएटिव इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। आगे चलते हैं। डॉक्टर आपके द्वार की शुरुआत RK सिंह मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने शुरू करी है। इसका मेन मकसद मोबाइल हेल्थ क्लिनिक है। ठीक है, आप घर पे बैठे बैठे क्लिनिक की सुविधा ले सकते हो। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले पर्सन की ओर। हमारा अगला पर्सन 10वां पर्सन है ग्लोबल टेक्नोलॉजिकल समिट का आयोजन कहाँ हो रहा है। ऑप्शन A दिल्ली, ऑप्शन B कोलकाता, ऑप्शन C चेन्नई, ऑप्शन D मुंबई। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन A इसका करेक्ट आंसर है, दिल्ली में ग्लोबल टेक्नोलॉजिकल समिट का आयोजन हो रहा है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हमारे अगले पर्सन की ओर। यहाँ पर कुछ करंट अफेयर दी गई हैं, उसके बारे में हमें पता होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हाल में ही ये घटनाएं घटित हुई हैं। प्रथम इसमें G20 शेरपा मीटिंग है। G20 शेरपा मीटिंग कहाँ पर हुई है, तो G20 शेरपा मीटिंग जो हुई है वह हमारी उदयपुर राजस्थान में हुई है। ठीक है दोस्तों, ओके। इसके बाद हमारा जो इकरा जो इंडियन ओशियनिक एसोसिएशन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की मीटिंग हुई है वह कहाँ पर हुई है, वह हमारी ढाका बांग्लादेश में हुई है। ठीक है दोस्तों, ढाका बांग्लादेश। ओके, इसके बाद हमारा जो इंडिया पैसिफिक रीजन डायलॉग हुआ है वह हमारा न्यू दिल्ली में हुआ है। इसके बाद हम यदि SCO समिट 2023 की बात करें तो आपको पता है कि G20 समिट 2023 कहाँ होने वाला है, वह भारत में होगा। ओके, अलग अलग शहरों में होगा। इसके साथ साथ 2023 में ही भारत में शंघाई कोऑपरेशन एसोसिएशन का समिट 2023 भी होने वाला है। ठीक है दोस्तों, और यदि हम इसके बारे में और बात करें तो इसकी थीम फॉर ए सिक्योर SCO है। ठीक है दोस्तों, क्या थीम है इसकी, फॉर ए सिक्योर SCO है। ठीक है दोस्तों, इसमें इसके बाद है जियो स्मार्ट इंडिया समिट का आयोजन कहाँ होने वाला है। जियो स्मार्ट इंडिया समिट का आयोजन हैदराबाद जो कि तेलंगाना की राजधानी है, वहाँ पर जियो स्मार्ट इंडिया समिट का आयोजन होने वाला है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद ग्लोबल मीडिया कांग्रेस का समिट कहाँ हुआ है। ग्लोबल मीडिया कांग्रेस का अभी हाल में ही समिट कहाँ पर गठन किया गया था, यह है अबू धाबी। ओके, पहली बार अबू धाबी में ग्लोबल मीडिया कांग्रेस का आयोजन किया गया था। ओके दोस्तों, आगे चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। 11वां प्रश्न, हर घर गंगा जल योजना किसने शुरू की है। तो यहाँ पर ऑप्शन है, ऑप्शन A बिहार, ऑप्शन B उत्तर प्रदेश, ऑप्शन C पश्चिम बंगाल, ऑप्शन D
उत्तराखंड। तो यहाँ पर हर घर गंगा जल योजना ऑप्शन ए बिहार ने शुरू करी है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हैं। इन्होंने अभी हाल में ही ऐसे क्षेत्र जहाँ पर सूखा या फिर पानी की समस्या होती है वहाँ पर गंगा का जल उपलब्ध कराने के लिए हर घर गंगा जल योजना की शुरुआत की है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर कुछ स्कीमें दी गई हैं वो हमें पता होनी चाहिए। यहाँ पर प्रथम है फर्स्ट रिटेल म्युनिसिपल ग्रीन बॉन्ड फॉर सोलर प्लांट। कहाँ पर? फर्स्ट रिटेल म्युनिसिपल ग्रीन बॉन्ड फॉर सोलर प्लांट कहाँ पर अभी लॉन्च किया गया था? ये एमपी मध्य प्रदेश इंदौर में इसको लॉन्च किया गया था। इसके बाद है दूसरा आमलाम। आमलाम एक स्कीम है जो कि उड़ीसा की स्कीम है जो कि एनीमिया एरेडिकेशन स्कीम है, यानी कि अनीमिया से मुक्ति की एक अभियान है आमलाम जो कि उड़ीसा सरकार ने शुरू करी है। इसके बाद संगाई फेस्टिवल मणिपुर में हुआ था। ठीक है दोस्तों, इसके बाद जो कादा लेकी परी से ग्राउंडनट फेस्टिवल है जो कि हमारा कहाँ हुआ है? ये हमारा कर्नाटक राज्य में ग्राउंडनट फेस्टिवल जिसका नाम काडा लेकी परी से हुआ है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हमारा यूनेस्को इंडिया अफ्रीका हैकाथॉन हुआ है। यूनेस्को इंडिया अफ्रीका हैकाथॉन जो कि उत्तर प्रदेश के योगी सरकार द्वारा हुआ है। ठीक है, इसमें अफ्रीका और इंडिया दोनों मर्ज करेंगे यूनेस्को से संबंधित हैकाथॉन कराने में। ठीक है, और आपस की समस्याओं का समाधान निकालने में। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर हमारा आखिरी और लास्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 12। विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी मोना लाव कहाँ फूटा है? विश्व में ज्वालामुखी हैं, इसका सबसे बड़ा ज्वालामुखी जो है वे मोना लाव है। ठीक है दोस्तों, मोना लाव ऑप्शन ए हवाई में फूटा है, फिलीपींस में फूटा है, जापान में या फिर इंडोनेशिया में। आपको पता है ये मोना लाव हवाई का एक ज्वालामुखी है जो कि एक्टिव वोल्केनो है। ओके, ये 40 वर्ष बाद वर्तमान में अभी हाल में ही फूटा है। ओके, और ये विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कहलाता है। यहाँ पर इसके बाद जापान का फ्यूजियामा ज्वालामुखी जो कि डोरमेंट है। इंडोनेशिया का कोक्राकोआ ज्वालामुखी ये भी डोरमेंट है। भारत में कुछ ज्वालामुखी हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ज्वालामुखी दे रखे हैं और उनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट ज्वालामुखी हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। यहाँ पर पहला ज्वालामुखी जो दे रखा है स्टोम वैली जो ज्वालामुखी है वह लाइट पिलर ऑफ मेडिटेरियन सी कहलाता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद है आपका चिम्बराजा ज्वालामुखी जो कि हाईएस्ट एल्टीट्यूड पर है, यानी सबसे अधिक ऊंचाई पे स्थित जो ज्वालामुखी है वह है चिम्बराजा ज्वालामुखी है। इसके बाद बेरन आइलैंड है दोस्तों। बेरन आइलैंड भारत का इंडिया का एक्टिव वोल्केनो है। ओके दोस्तों, इसके बाद एक और भारत में वोल्केनो पाया जाता है वो हमारा बेरन आइलैंड है। बेरन आइलैंड के अलावा एक और वोल्केनो पाया जाता है जिसे हम नारकोंडम कहते हैं दोस्तों। ठीक है, नारकोंडम हमारा डोरमेंट टाइप का वोल्केनो। ओके दोस्तों, आज की करंट अफेयर की क्लास यहीं ख़त्म होती है। आशा करते हैं आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। यदि क्लास सही और अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।